नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीएस हरदोई के यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आप लोगों से एक बार फिर जुड़ चुका हूं हिंदी से जुड़े एक और वीडियो को लेकर, जो यूपी टीआरपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपीएसआई एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिनमें हिंदी पूछी जाती है दोस्तों। और इस वीडियो में हम सुपर 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये सेट नंबर 6 है दोस्तों। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल आईसीएस हरदोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अत्यंत शब्द में कौन सी उपसर्ग लगी है? अत, आ, अत्य या अति। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अत्यंत शब्द में अगर पूछा जाए कौन सी उपसर्ग लगी है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग लगी है, जिसका आंसर नंबर 4 होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा की बोली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मगही या जौनसारी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इनके अंतर्गत बोलियां आती हैं। बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, मगही और जौनसारी। जौनसारी जो दोस्तों है ये पहाड़ी बोली है। बचा एक ऑप्शन जो नंबर 3 है, मगही। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मगही। बिहारी उपभाषा की जो बोली है वो है मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो ध्यान रखना, जो बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी है? मगही। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। तो दोस्तों ध्यान रखना है, उपकार शब्द का विलोम अगर पूछा जाए क्या होगा तो होगा अपकार। अपकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? अपकार होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, शस्य, सलिल या रूपा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अनाज का अगर आप लोगों ने पर्यायवाची नहीं पढ़ा है तो जान ले, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। अनाज का जो पर्यायवाची होगा वह होगा शस्य। शस्य जो है वो अनाज का पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा या जिज्ञासा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जिजीविषा होगा, जो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। आई होप दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से हमारे पेपरों में पूछा जाता है लगभग। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, और जिस क्वेश्चन पे डाउट लगे, बाय द वे हमसे कोई गलती भी हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर रिप्लाई दें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, आँख एक नहीं कजरौटा दस। आँख एक नहीं कजरौटा दस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी आँख एक नहीं कजरौटा दस, ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ क्या है? व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। तो इसका जो दोस्तों
कहने का मतलब है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यर्थ आडंबर, यानी आप बस दिखावा कर रहे हैं, आँख एक भी नहीं लेकिन जो कजरौटा वो 10-10 है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि आप व्यर्थ आडंबर यानी दिखावा कर रहे हैं बेफालतू में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है जिसके ऑप्शन रहे महा प्लस आशय, मह प्लस आशय, महा प्लस आशय और महास प्लस अय। तो दोस्तों ध्यान रखना है, महाशय शब्द की बात की जाए अगर तो इसमें दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि में हमेशा क्या होता है, छोटा आ प्लस छोटा मिलकर बड़ा आ का निर्माण करते हैं और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़े आ का ही निर्माण करते हैं। यहाँ पे दोनों बड़ा ही आ बनेगा तो और बड़ी ई बनती है, इसमें बड़ो ऊ बनते हैं। दीर्घ संधि में ध्यान रखना दोस्तों 3 अक्षर बनते हैं, कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ, जब हमारी जो संधि वाला वर्ड होता है उसमें। तो ध्यान रखना है महाशय। अब इसका ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 महा प्लस आशय। यहाँ से हमको बड़ा मिला और यहाँ पहले से ही बड़ा दिया गया, तो दोनों मिलकर बड़ा ही बनाएंगे जो दिया गया महाशय में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि संधि कैसे निकालते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है द्विगु, कर्मधाराएं, द्वंद्व या अव्ययभाव। तो दोस्तों ध्यान रखना है, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कर्मधाराएं समास में विशेषण और विशेष का दिया होता है और द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत दिए होते हैं, जैसे आग और पानी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और यथाशक्ति में इसमें पहला पद है जो प्रधान है और पहला पद किस समास में प्रधान होता है दोस्तों, अव्ययभाव समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अव्ययभाव। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है, यानी जो पंक्तियां दी गई हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है आपको, जिसके ऑप्शन दोस्तों हमारे रहे दोहा, मंजरी, चौपाई या काकली। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये एक दोहा दिया गया है जिसको रहीम जी ने लिखा है। और अगर पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो दोस्तों बताना है आपको कि रहीमन पानी राखिए। यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकलेंगे, तो ध्यान रखना है जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, यमक अलंकार। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दोहा। दोहा इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों बताना है आपको, जिसके ऑप्शन है रूपक, यमक, अनुप्रास और उपमा। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे उपमेय और उपमान का कोई यहाँ पे दोनों में भेद नहीं होता, एक जैसे ही माने जाते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का कोई भेद नहीं होता है
और अगर बात की जाए उपमा अलंकार की तो दोस्तों इसके चार भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण वाक्य और वाचक शब्द। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? तो दोस्तों ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसा व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए, यानी उसके जैसा वो हो, उसके सिवा दूसरा कोई वैसा ना हो, तो वहाँ पे क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको जो उत्तर नज़र आ रहा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यमुना, क्योंकि यमुना नदी है। यमुना वाली कोई दूसरी नदी नहीं है जहाँ पे एक व्यक्ति के अलावा कोई उसी के गुणों वाला दूसरा व्यक्ति ना हो, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखना है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यमुना। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में प्रायः बच्चों की आंखें आ जाती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा चारों में से उत्तर जो आंखें बिल्कुल शुद्ध है। वर्तनी बतानी है आपको, कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। ग्रीष्म काल में प्रायः बच्चों की आंखें आ जाती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, आंखें, 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 आंखें। दिख तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा अंतर है। जिसका उत्तर आपको सही बताना है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 आंखें। आंखें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य, मेढक, किरण या शंख? तो दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, हरि को ढूंढन हरि चले, सेम वही यहाँ पे भी बताना अनेकार्थी शब्द क्या होगा हरि का। तो सूर्य जो है ये भी हरि का अनेकार्थी शब्द है। मेढक है ये भी हरि का अनेकार्थी शब्द है। किरण है ये भी हरि का अनेकार्थी शब्द है। लेकिन शंख जो है ये हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा यानी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा उत्तर नंबर 4। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संप्रदान कारक का प्रतीक है। संप्रदान कारक का प्रतीक है ने, के लिए, से, का। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया गया ने, तो ने दोस्तों जो होता है ये कर्ता का प्रतीक होता है ने, ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया के जो प्रतीक के लिए के लिए जो प्रतीक दोस्तों है ये होता है संप्रदान का। संप्रदान का अपादान दोस्तों होता है, ध्यान रखना है, 2 का होता है, एक होता है अपादान का से और एक करण से भी होता है से। और का दोस्तों जो है ये संबंध का होता है का। लेकिन हमें बात करनी है इस प्रश्न की, तो संप्रदान कारक का जो प्रतीक दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 के लिए। संप्रदान कारक का प्रतीक क्या होगा? के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री, कवयत्री या कवियत्री।
तो दोस्तों बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, कवि का, स्त्रीलिंग का। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक तरीके से वर्तनी ही है, दी गई है और आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कवित्री। कवि का जो होता है वो कवित्री होता है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल ICS हरदोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको पता भी चले कि आप लोग कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, ध्यान रखना है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट भी करना ना भूलें। ये इतनी आप लोगों से मेरा कहना है, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सरसों, मकई, सारस या मूंग? तो दोस्तों ध्यान रखना है, सरसों, मकई, मूंग ये तीनों क्या हैं? जैसे सरसों पक गई, मकई मक्का को बोलते हैं, ध्यान रखना है, मूंग ये भी। लेकिन सारस एक क्या है? सारस पक्षी है और ये क्या है दोस्तों? ये है पुल्लिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का वो होगा उत्तर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा कि राजेश खेलता होगा, वाक्य में कौन सा शब्द काल है? राजेश खेलता होगा, आपको सीधे से बताना, यहाँ पे शब्द दोस्तों हैं, ये नहीं होगा, ध्यान रखना ये नहीं है। राजेश खेलता होगा वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान? तो दोस्तों जैसा कि वाक्य ही दिया गया राजेश खेलता होगा, यहाँ पे क्या है अभी क्लियर नहीं है। तो जहाँ पे क्लियर ना बात हो वहाँ पे दोस्तों क्या, जैसे होगा यहाँ पे बात की जा रही, तो इसका मतलब कहने का यहाँ पे संदिग्ध है, यानी वो संदिग्ध में बात हो रही है, ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान। सीता खाना बनाती होगी, ये भी जैसे ध्यान रखना दोस्तों, जिस वर्ड में बनाती होगी, खाता हो, खेलता होगा, बच्चे खाना खाते होंगे, संदिग्ध हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, गुरुजी मेरा, बीच में जगह छूटी हुई, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए आपको बताना है कि कौन सा शब्द है इस छूटी हुई जगह में आना है। गुरुजी मेरा स्वीकार करें, वाक्य में रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान भरने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान। तो दोस्तों ध्यान रखना है गुरुजी मेरा, अभिनंदन स्वीकार करें, अभिनंदन नहीं होगा, स्वागत भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अभिवादन। गुरुजी मेरा, अभिवादन स्वीकार करें, ये बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर नहीं इनको पकड़ोगे तो पेपर में आगे चलकर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का वर्णन है? ऑप्शन दिए गए हैं 342, 343, 344, 341। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आर्टिकल 343 के तहत जो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का वर्णन है? अनुच्छेद 343 में।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे फजल अली, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर खेर या बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाला था यही, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इस पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखना इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। बीजी खेर। तो इसका जो सही दोस्तों उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बीजी खेर। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार शेयर मार दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती? एक तो भाषा हिंदी है, यही देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी की कौन सी लिपि होगी? देवनागरी, ध्यान रखना है। लेकिन हमें बात करना ऑप्शंस पे कि कौन से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मराठी भाषा। मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इन पंक्तियों की रचना की है। इन पंक्तियों की रचना किस कवि ने की है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इन पंक्तियों की रचना किस कवि ने की है? जिसके ऑप्शन दिए गए केशव दास, बिहारी, बाबा हरिदास या रामानंद। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इन पंक्तियों की जो रचना की है वो की है रामानंद ने। रामानंद ने की है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन था दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। अब बात करें प्रेमचंद की, तो इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया है प्रेमचंद ने। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है, ध्यान रखना है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सिर्फ सुधा पत्रिका थी उसका संपादन किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। लेकिन हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस प्रश्न का जो सही दोस्तों उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे या हैं, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निर्गुण काव्य धारा का कवि किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निर्गुण काव्य धारा का कवि किसे माना जाता है? घनानंद, कबीरदास, बिहारी या मीराबाई? तो दोस्तों ध्यान रखना है, मीराबाई जो थी ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति इनकी रचनाएं मिलती हैं। बिहारी की ये रीतिकाल के कवि हैं, ध्यान रखना दोस्तों। घनानंद भी
प्रेम से संबंधित रचनाएं इनकी ज़्यादा लिखी हुई हैं। लेकिन कबीरदास हैं, इन्होंने निर्गुण भगवान की उपासना करते हुए अपनी रचनाएं की हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि निर्गुण ईश्वर को बताया है। तो ध्यान रखना है, निर्गुण काव्य धारा का कवि किसे माना जाता है? कबीरदास को। तो इस प्रश्न का जो सही दोस्तों उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया, दीपदान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? दीपदान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों दीपदान एकांकी ये आई थिंक कक्षा 9 या 10 की बुक में दी गई थी, कहानी थी जिसमें पन्नाधाय का चरित्र चित्रण किया गया है। उसने अपने बेटे को, चित्तौड़ के साम्राज्य को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। तो इस जो एकांकी के जो लेखक हैं दोस्तों, एकांकीकार हैं, वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस जो ऑप्शन नंबर पहले पर दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। दीपदान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ध्यान रखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है दीपदान एकांकी। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, चीर या चीर का अर्थ क्या है? चीर का अर्थ क्या है? नया पुराना, किला काश, पुराना कपड़ा, चर या चर। तो दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए चारों ऑप्शंस में से चीर का अर्थ क्या है? अनेकार्थी बताना है दोस्तों। अब एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है, चिर मीन्स होता है पुराना और चीर मीन्स होता है दोस्तों कपड़ा। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पुराना कपड़ा। चिर मीन्स पुराना और चीर माने कपड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर बड़ी बारीकियों से हमें गौर करना है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति या परिणति या परिणति। तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है दिए गए चारों ऑप्शंस में से। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें शुद्ध वर्तनी की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। परिणति होता है परिणति, बाकी जो दिए गए ऑप्शन है वो गलत हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परिणति। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो सो हैं, जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो सो हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आप लोगों ने सर्वनाम पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो और सो किस वाले सर्वनाम में आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो और सो जो आते हैं ये ऑप्शन नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो करेगा सो भरेगा। समझ गए दोस्तों? चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इन लाइनों में कौन सा रस है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इन लाइनों में कौन सा रस है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, लाइनों की अगर बात की जाए तो इनमें बोला गया है जब सीता जी को रावण हर ले गया था तो भगवान
श्री राम हिरण पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, यानी हिरण की आँखों के समान वाली सीता को क्या आपने कहीं देखा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इन पंक्तियों में आपको बताना कि कौन सा रस है। तो उस समय क्या थे, भगवान श्री राम खुश थे क्या? नहीं, उस समय क्या थे, निराश थे, रो रहे थे, व्याकुल थे। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या होगा, करुण रस होगा। यहाँ पे इन लाइनों में कौन सा रस होगा, करुण रस होगा, ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों करुण रस। चलिए बात करते हैं अब दोस्तों सुपर 30 के लास्ट क्वेश्चन की, सेट 6 के सुपर 30 में लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने फूल के पर्यायवाची नहीं पढ़े तो ध्यान रखिएगा, सुमन है ये भी पुष्प का पर्यायवाची है, यानी फूल का, पुष्प है ये भी फूल का पर्यायवाची है, कुसुम है ये भी फूल का पर्यायवाची है, लेकिन तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, तनुजा फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई कमेंट है इस क्लास से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। ICS हरदोई यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ICS हरदोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है, सुझाव है तो कमेंट करिए, और आपकी अगर कमेंट पसंद आए तो अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों। चलते चलते आप लोगों से बस यही कहना है, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।